दोस्तों नमस्कार। आज हम काव्य संग्रह इच्छा शक्ति में समाहित कुछ खास विशेषताओं, विंध्य क्षेत्र के जाने माने भाषाविद, हायकू विधा के जनक एवं हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक स्मित शेष प्रोफेसर ए.पी. सिंह जी ने काव्य संग्रह में संग्रहित कविताओं को शुल्क कविताओं का नाम दिया। एक अन्य जगह पर इन कविताओं को उन्होंने प्रसिद्ध सोवियत रचनाकार ब्रेख्त के निकट का बताया के बारे में समीक्षात्मक व्याख्या साझा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि यदि इसमें कुछ खास लगे तो वीडियो व आलेख को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की कृपा। पुस्तक का शीर्षक ही विशेष अर्थ रखने वाला हो सकता है। इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। व्यक्ति के सुबह से शाम तक अनगिनत इच्छाएं उमड़ती हुई वापस आती जाती रहती हैं, पर दृढ़ इच्छा शक्ति जब बनती है तो अक्सर वह वापस नहीं जाती। वह संभव सभी बाधाओं को पार करके अंजाम तक पहुंच बनाने में सफल हो सकती है। मसलन धरती पर आज तक में जितने भी नामाजादिक पौराणिक व जमीनी आश्चर्यजनक कार्यों का वर्णन मिलता है, वह सभी कर्ताओं के दृढ़ इच्छा शक्ति से ही संभव हो सके होंगे। अतः यदि किसी विरल की इच्छा शक्ति जिनके अंजाम सार्वजनिक हो चुका है वो जमीनी ईश्वर पालन पोषण संहारण की भूमिका पूरा करते माने जा सकते हैं की संज्ञा दी जाए तो शायद अतिशयोक्त न होगी। आमतौर पर माना जाता है कि कविता कवि की कल्पना के उड़ान हो सकती है, पर मेरा मानना है कि कोई भी कवि यदि नौ रसों में से किसी एक को लेकर कल्पना में उड़ सकता है तो शायद यह भी मुमकिन हो सकता है कि वही कवि यदि चाहे तो उसी रस को लेकर जमीनी यथार्थ को भी आसानी से प्रस्तुत कर सकता है। काव्य संग्रह इच्छा शक्ति शामिल कविताओं के माध्यम से यथार्थ कहने की चेष्टा करती लगती है। साहित्य का असली उद्देश्य आम जनता, खासकर असहाय लोगों की समस्याओं की सुलझी हुई आवाज़ बनकर सक्षम निवारक संस्था के उच्चतम स्तर तक पहुँचाने का होता है। बजाय इसके यदि कोई साहित्यिक विधा के लेखक या कवि गगन विहारी या हाहा हूहू कर शब्द जालों में से अपने बौद्धिक या व्यावसायिक, आर्थिक या किसी राजनीतिक सत्तारूढ़ दल के भोंपू बनने के गरज से सब तरह के लाभ भुलाने के प्रयास प्रेरित होते हैं, शायद ऐसे साहित्यकार पाठकों के लिए धोखे की टट्टी तो साबित हो ही सकते हैं, अपने को भी धोखे में रखने का उपक्रम करते साबित हो सकते हैं। प्रस्तुत काव्य संग्रह में जहाँ जरूरतमंदों के समस्या प्रधान स्वरचित काव्यों को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है, वहाँ इनमें लेखकीय अवकाश के अंदर संभव उपाय व जग जाहिर सच्चाइयों को रखने की कोशिश भी शामिल पाई जा सकती है। मसलन वानगी के रूप में समय अंधेरा उज्ज्वला, दिशा हरकते पथ्य, बोली घर्षण रिक्त से बना बढ़ा नेपथ्य। नास्तिक अस्तुत, तुम अतीत हो तुम भविष्य हो वर्तमान के अंकुर हो, बाण सागर बाण का बलिदान है, कोट जनता मानती वरदान है के अलावा अन्य इसी तरह की वामन उत्कृष्ट कविताएं जैसे श्मशान की सुबह, शिष्ट की पृष्टि, शिशक्ति मजबूरी, काली मिट्टी, सार्थक सत्य आदि एक से एक यूनिक भाव व अर्थ से पोषित मानी जा सकती हैं। साहित्य समाज सेवा का अहम व उच्च स्तर का माध्यम माना जा सकता है, बशर्ते वह ज़रूरतमंदों, गरीबों, मजलूमों के हित में सुलझी व सशक्त आवाज़ बन सके।
यदि वह मानव में समाये नव रसों को हथियार बनाकर रचनाकार के निहित स्वार्थ को पूरा करता लगे, तो मान लेना चाहिए कि वह सदरचना नहीं बल्कि स्वच्छ पन्ने को विरूपित करने की बदतूलिका हो सकते हैं। दुर्योग से वर्तमान अधिकांश साहित्य जगत गति यानी स्वाभाविक गति जो किसी दिशा में हो सकती है, प्रगति यानी प्राधान गति अर्थात पीछे से किसी शक्ति के सहारे देने से आगे बढ़ना, और दुर्गति यानी गति तो है पर वह घन चक्कर के रूप में हो सकती है। गंभीर छानबीन से ऐसा लगता है कि मौजूदा साहित्य जगत में अधिकांशतः उक्त तरह के व्याख्याओं से ठीक विपरीत गामी लोग ही ऐसे तरह तरह के संगठनों में सक्रिय होते माने जा सकते हैं, जो भ्रष्टाचारी राजनीतिक तौर तरीकों का पर्याय बनते लग रहे हैं। ऐसी बनती स्थिति से अगली पीढ़ियों के छात्रों का भविष्य क्या होगा सोचकर किसी भी विचारवान व्यक्ति का दिमाग लट्टू जैसा चक्कर काटने लग सकता है। धन्यवाद।